नमस्कार। क्षमा चाहूँगा, कुछ देर के लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसके वजह से आपसे जो बातचीत कर रहा था उसमें व्यवधान पड़ा। सर्वप्रथम मैं आप सभी भाई को, बंधु को, मित्र को या जो कुछ भी हमसे फेसबुक के माध्यम से जुड़े होंगे उनको दिवाली की हार्दिक बधाई देता हूँ और बाबा विश्वनाथ, प्रथम पूज्य भगवान गणेश और माता रानी लक्ष्मी से सादर प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको सुख, समृद्धि, वैभव, यश, गौरव प्रदान करें और आपको हर तरह से धन संपदा से परिपूर्ण करें। इसलिए कि आज हम सब लोग अपने अपने घरों में लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा कर ही रहे हैं, तो भगवान की कृपा आप सब मित्रों पर हो। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपः ज्योति नमोस्तुते। आप सबको मैं बधाई देते हुए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं और सक्रिय रूप से 1991 से भारतीय जनता पार्टी का जब सदस्य बना तब से आपके बीच में काम कर रहा हूं। आज कुछ बातें जो आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं, लगभग पिछले 1-1.5 महीने से आप सब सेवापुरी विधानसभा वासियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से जो बूथ प्रमुख हैं, जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं या पूर्व में जनसंघ में काम किए हुए हैं या विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, किसी भी संगठन में काम किए हो, उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है और उद्देश्य एक ही है। वो उद्देश्य है 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में होने वाले जो समर है, उस समर में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार उत्तर प्रदेश में बने। इस निमित्त अपना भी योगदान होना चाहिए और इसी निमित्त आप सबसे व्यक्तिगत मुलाकात करने का मन में विचार आया। मैं चाहता हूं कि सेवापुरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और मैं भी पार्टी से अपनी उम्मीदवारी के लिए निवेदन करूं और मैंने किया भी है। नवरात्र के प्रथम दिन मैंने मां कालिका के धाम में मत्था टेका और फिर विधानसभा के दक्षिणी हिस्से पे मां यक्षिणी के दरबार में मत्था टेका और उसी दिन एक कार्यकर्ता के नाते जो मन में जिज्ञासा होती है, जो मन में विचार आता है, वो विचार आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी करनी है या लड़ने का मन में विश्वास हो तो मुझे क्या करना चाहिए। और इसीलिए मैंने उस दिन भारतीय जनता पार्टी के जो सेवापुरी विधानसभा के 4 मंडल हैं, सेवापुरी, मां कालिका धाम मंडल, राजा तालाब मंडल और जनसा मंडल, इन चारों मंडल के मंडल अध्यक्षों से मैंने अपना निवेदन किया कि भाई मैं लड़ना चाहता हूं। मुझे ये नहीं पता है जब मैं आज आपके बीच में ये लाइव हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाएगी नहीं बनाएगी, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अपनी उम्मीदवारी पार्टी के सिस्टम में करूं, इसलिए हमने उस दिन चारों मंडल अध्यक्षों से अपना व्यक्तिगत निवेदन किया था और व्यक्तिगत निवेदन के क्रम में फिर हमने आदरणीय जिला अध्यक्ष जी से मिले, जिला महामंत्री से मिले, कुछ लोगों से फ़ोन पे बात हुई, वो बाहर थे, और कुछ लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात हुई। और ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने का मन में ये जब विचार आया है तो सिर्फ इसलिए आया है कि मैं 1-2 साल में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन गया हूँ या मैं राजनीति में विधायक बनना चाहता हूँ या मेरे मन में ऐसा कोई विचार आया है कि अगर विधायक नहीं बने तो महत्व कम हो जाएगा या सामाजिक दायित्व तो काम नहीं करूँगा। मित्रों, 1991 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ तो आपको बताना चाहता हूं कि मैं अगर आज दावेदारी कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 1 साल 2 साल से आया हुआ हूं। 1991 में वैसे तो मैं
1989 में श्री राम शिला पूजन समिति में अपने न्याय पंचायत जो मेरा है इसका मैं संयोजक रहा और रामशिला भव्य अयोध्या में राम मंदिर बने इस निमित्त जो श्री राम शिला पूजन का कार्यक्रम कराया गया उसमें हमने भी 4 गांव में, अपने गांव में, सिरहिरा में, दिलावलपुर और अर्जुनपुर 4 गांव में श्री राम जी की शिलाओं का मैंने पूजन कराया था। और उसलिए ग्राम सभा बरकी में उस समय आरएसएस के संघ चालक हुआ करते थे खंड के आदरणीय वैद्य जी। तब मैं बहुत छोटा था, लगभग मेरी उम्र 17 साल रही होगी, लेकिन मुझे बहुत जानकारी नहीं थी। लेकिन 91 से पूरी जानकारी और पूरी सक्रियता के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे कम उम्र में ही उस समय मिर्जापुर के तत्कालीन सांसद श्री वीरेंद्र सिंह जी का आशीर्वाद मिला। ये बातें आपके साथ जब कर रहा हूं तो आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब मोदी जी के नेतृत्व में 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से बनी और उसी समय सारे विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी पर ये सवाल उठा रहे थे कि ये रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा वो नारा और जुमला हम लोगों के ऊपर उछालते थे। लेकिन जब हम आपके बीच में आज खड़े हैं तो ये जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि 14 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब इस देश में आई तो उन्होंने करोड़ों हिंदुओं के आस्था और विश्वास के केंद्र जो विश्व के भूभाग पर कहीं भी निवास करते हैं, उन्होंने जो सपना देखा था, उनके बुजुर्गों ने जो सपना देखा था और जिसके लिए इस देश के असंख्य हिंदुओं ने हजारों वर्षों की लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई का सपना सच हुआ और इस देश में भव्य राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी। मेरा भी सौभाग्य रहा है, अभी 29 और 30 अक्टूबर बीता हुआ है जिस दिन अयोध्या की गलियों में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राम सेवकों के ऊपर एक तबके का वोट लेने के लिए गोलियां चलाई थी, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता स्वयंसेवक मारे गए थे। उस 29 और 30 अक्टूबर 90 की घटना को छोड़ के राम मंदिर के लिए जितने भी आंदोलन हुए हैं, यह मेरा सौभाग्य है कि उस आंदोलन में मैंने भाग लिया है। और आपको बताते हुए आश्चर्य हो रहा है और मुझे अंदर से ये खुशी भी हो रही है कि राम जन्मभूमि पर कार सेवा के रूप में जो चबूतरा बना, उस चबूतरे पर भी हमने 3 दिन तक लगातार श्रमदान किया हुआ है। मुझे बहुत आशीर्वाद मिला और आपको पता होगा कि जब बिहार में आडवाणी जी की रथ यात्रा रोक दी गई थी, उसके बाद जब उनके नेतृत्व में रथ यात्रा दोबारा शुरू हुई तो वो दिन 1 दिसंबर 1992 था, जब मुगल सराय के रेलवे मैदान में आडवाणी जी ने उस अधूरी रथ यात्रा को कार सेवा की दृष्टि से पूरी रथ यात्रा और पूरी कार सेवा करने का एक अपना विचार मुगल सराय के उस रेलवे मैदान में रखा था। वहां से मैं मिर्जापुर के तत्कालीन सांसद आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी के साथ उस रथ यात्रा में शामिल हुआ और पूरा यात्रा में साथ रहते रहते हुए 6 दिसंबर 1992 के दिन अपने इन्हीं आंखों से हमने गुलामी के उस प्रतीक को अयोध्या में ढहते हुए देखा। वहाँ से फिर हम लोग लखनऊ आए और वीरेंद्र सिंह जी के साथ दिल्ली चले गए, लेकिन वो सब हमने अपनी आंखों से देखा है। मुझे दूसरा सौभाग्य प्राप्त हुआ जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने इस देश के आतंकवादियों के द्वारा जो कश्मीर को हड़पने का सपना देख रहे थे और उन्होंने उस हड़पने की जो योजना बनाई थी कश्मीर में, उन्होंने एक चुनौती पेश की थी। वो चुनौती थी कि भारत माता की जय बोलने वाला कोई माई का लाल कश्मीर के इस लाल चौक पर आके तिरंगा झंडा नहीं लहरा सकता। उस चुनौती को हमारे आदरणीय पूज्य डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने स्वीकार किया था और वो जो एकता यात्रा नाम भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने दिया था, जो जोशी जी के नेतृत्व में शुरू हुई थी, उस एकता यात्रा में भी
अब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों के नेता हुआ करते थे रंगनाथ मिश्रा जी। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक वर्ष में हम 56 लोग उस यात्रा में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। विभिन्न मार्गों से होते हुए 24 जनवरी की रात को हम लोग जम्मू पहुंचे थे और जम्मू के फ्रूट मार्केट में हम लोगों के रुकने की और वहां पे खाने पीने की व्यवस्था पार्टी के द्वारा की गई थी। 25 जनवरी 1992 को जब हम लोग रघुनाथ मंदिर में इकट्ठा हुए, वहां पर पूज्य अटल जी, पूज्य आडवाणी जी ने जोशी जी को सुरक्षा कारणों से उस समय हम लोगों को जम्मू से श्रीनगर सड़क मार्ग से जाने की अनुमति नहीं मिली थी, तो आदरणीय जोशी जी हम लोगों के आज के विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में उस समय हवाई जहाज से आप लोगों को सेना के संरक्षण में श्रीनगर ले जाया गया। और उसी समय 25 जनवरी हो चुका था। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग तो जा नहीं रहे हैं, तो हम लोग करें क्या। तो फिर आपस में यह तय हुआ कि जब जम्मू आए हैं तो हम लोगों का सौभाग्य होगा कि माता रानी का दर्शन प्राप्त कर लिया जाए। और हम लोग 25 जनवरी 1992 को रंगनाथ जी और जो अपने साथ के 55-56 लोग थे, जिसमें राजेंद्र दुबे जी, ताराशंकर दुबे जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, अभी एक और हमारे मित्र जो उस समय बहुत हम लोगों के साथ रहा करते थे, झुआ के निवासी थे, उनका भी निधन हो गया, त्रिपाठी जी का हमारे, हम सब लोग उसमें शामिल थे। हम लोग कटरा गए और 26 जनवरी को जब हम लोग पैदल चढ़ाई चढ़ रहे थे, उसी समय हम लोग एक नारा लगाया करते थे कि देखो ऊपर बादल है और होम मिनिस्टर पागल है। उस समय होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद हुआ करते थे, जिन्होंने अपने बेटी के अपहरण का झूठा स्वांग रच के इस देश के शांति को, इस देश के एकता को टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखने वाले आतंकवादियों को अपने उस बेटी रूबिया के बदले में छोड़ने का, आतंकवादियों के साथ मिली भगत के साथ उन्होंने ये समझौता किया हुआ था। हम लोग ये नारा लगाते हुए जा रहे थे, तभी आकाशवाणी उस समय जो रेडियो था उस पर आई कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने नरेंद्र मोदी जी के साथ कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा लहराया है। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि वो क्षण ऐसा था कि जब माता रानी के दर्शन को जाने वाले सभी भक्त माता रानी की जयकारा में मशगूल होते थे, हम लोग 10-20 मिनट के लिए उस जयकारे से दूर हो गए और हम लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और ये सब नारे लगाने लगे और उसी में पूरे मस्ती में हम लोग नाचने लगे। ये चकनाचूर था घमंड उन आतंकवादियों का, जिन्होंने भारत को चुनौती पेश करने का सपना देखा था, जिन्होंने भारत को के जवानों के ऊपर पाकिस्तान के साथ मिली भगत करके कश्मीर भारत का नहीं है, उसे पाकिस्तान में मिलना चाहिए, ऐसा एक सपना देखा था। उनके सपनों को भारतीय सेना के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी ने चकनाचूर कर दिया। ये सारी प्रक्रियाएं चलती रही। इन सारी प्रक्रियाओं के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देश का विकास कैसे हो, सेवापुरी का विकास कैसे हो, उस समय चूंकि जो सेवापुरी आज का विकास खंड है, जिसके नाम पर यह सेवापुरी विधानसभा बना, ये 3 विधानसभा में विभक्त थी। तब हम तत्कालीन औराई विधानसभा थी, कोलसला विधानसभा थी और गंगापुर विधानसभा थी। हम लोगों की जो जन्मभूमि है ये औराई विधानसभा में थी और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक दृष्टिकोण से इस सेवापुरी मंडल को भदोही तदर्थ कमेटी बनाई गई थी। जैसे आज मछली शहर जौनपुर में एक तदर्थ कमेटी बनाई गई है, तो हम लोगों को भदोही जिले के तदर्थ कमेटी में हमारे मंडल को शामिल किया गया था। मंडल मतलब हमारे विकास खंड को। और वहां पर
दयाशंकर मिश्रा जी संयोजक बने। उसके बाद फिर जब चुनाव हुआ तो रंगनाथ मिश्रा जी जिला अध्यक्ष बने। मेरी उम्र 19 वर्ष थी, लेकिन मुझे यह गर्व होता है और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 19 वर्ष की उम्र में मैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति का सदस्य बना। 94 में हमारे मंडल को वाराणसी जिले में शामिल कर लिया गया, इसलिए कि 93 में वो प्रशासनिक जिला बन गया और हम लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से वाराणसी जिले में थे, तो इसलिए हम पुनः वाराणसी जिले के अंग बने। और यहाँ भी 1996 में जब चुनाव हुआ तो उसमें हमको जिला कार्य समिति का सदस्य बनाया गया और तब हर विकास खंड से 3 लोग होते थे। आज की तरह नियुक्ति नहीं होती थी, तब पर्चे भरे जाते थे और पर्चे भरने के बाद सारी प्रक्रिया होती थी, उस पर प्रस्तावक, समर्थक और ऐसे। आज तो पार्टी बड़ी हो गई है, लोगों का आपस में सामंजस्य है, सब सामूहिक रूप से निर्णय हो जाता है। उस समय भी जिला कार्य समिति का सदस्य बना। फिर पार्टी ने मुझे मंडल में जिम्मेदारी दिया था 91 के दौर में, जब रुद्र कुमार पाठक जी भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे, उन्होंने युवा मोर्चा में मुझे जिम्मेदारी दी। फिर मैं युवा मोर्चा, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है, उसका वाराणसी जिले का जिला अध्यक्ष बना। भाजपा में जिला महामंत्री बना। भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। कई जिलों का मैं प्रभारी रहा और 2017 के बाद मुझे भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य बनाया गया और फिर मुझे उसी में राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई और फिर मुझे दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी के रूप में काम दिया गया। बाद में मुझे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के समन्वय के नाते केंद्रीय और राज्य संगठन के नेतृत्व में आपस में संवाद हो, इस नाते मुझे जिम्मेदारी दी गई। मेरा कहने का असर सिर्फ इतना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में मैं सेवापुरी विधानसभा से दावेदारी कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे बदलाव लाना है और उस बदलाव के लिए आप सब विधानसभा वासियों का सहयोग और आशीर्वाद मिले बिना वह संभव नहीं है। और इसीलिए दिवाली के दिन पार्टी से तो मैंने अपना निवेदन किया है। पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाएगी नहीं बनाएगी ये मैं नहीं जानता और इस बहस में भी नहीं पड़ता, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मेरी यह जिम्मेदारी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए और 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की पुनः सरकार बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा केंद्र में और उत्तर प्रदेश में जो काम किए गए हैं उस काम को जनता के बीच में ले जाऊं, उसका प्रचार करूं, उसका प्रसार करूं। अब मैं पूरा उत्तर प्रदेश तो नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है, तो मैंने अपने से अपने मन में विचार किया है और मैंने तय किया है कि मैं सेवापुरी विधानसभा में 15 नवंबर के बाद एक कार्यक्रम शुरू करूंगा जिसे मैं ग्राम संसद का नाम दूंगा, जिसमें ग्राम में जाएंगे 10, 20, 25, 50 लोगों के बीच में बैठेंगे, घंटे 1.5 घंटे आपस में आपसी संवाद करेंगे। और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो किसान के हित में, मजदूर के हित में, गरीब के हित में, प्रदेश के विकास के लिए जो काम किया है और इस कोरोना के विपत्ति काल में भी उन्होंने जो काम किया है उसको आपके साथ शेयर करेंगे। और मोदी जी ने तो 14 से लेके आज तक प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से शुरू हुई थी, वहां से लेकर और अभी तक उन्होंने जो गतिशील भारत तक ये जो सारी योजनाएं बनाई है, उसमें आप अगर अपने से याद करना चाहे तो हर क्षेत्र के लिए है। प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री जल योजना है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री समृद्धि योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, सारी योजना है। उस योजना को अगर एक करके कहूं तो कई घंटे लग जाएंगे आपके बीच में बताने के लिए। इसमें सबके दुख दर्द का
मोदी जी और योगी जी ने अपनी सरकारों के माध्यम से गरीब कल्याण की जो नीतियां बनाई है, जिसका सपना हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी देखा करते थे, और वो कहा करते थे कि दरिद्र नारायण की पूजा। दरिद्र नारायण की पूजा का तात्पर्य जो मैंने समझा है, वो मैंने यह समझा है कि सत्ता में आने वाले जो सत्तारूढ़ व्यक्ति हो, उन्हें समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के पायदान पर उसका जो जीवन यापन है उसमें अपने को ढालना चाहिए, और उस व्यक्ति के विकास के लिए जितनी आवश्यकताएं हो उस आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही दरिद्र नारायण की पूजा है। और मुझे गर्व भी है और खुशी भी है कि 2024 में 14 में दीनदयाल जी के, उपाध्याय जी के अंत्योदय की योजना का जिस तरह से और उनकी दरिद्र नारायण की सेवा संबंधी नीतियों का जिस तरह से मोदी जी और योगी जी पूरे देश में और प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, उनकी नीतियों पर चल रहे हैं, वह इस देश के लिए पत्थर की लकीर विकास के मुद्दे पर बनने वाली है। आप कल्पना करिए 14 के पहले भारत की क्या स्थिति थी और 14 के बाद भारत की क्या स्थिति है। हम आपको देश का छोड़ देते हैं, उत्तर प्रदेश का भी छोड़ देते हैं। अगर हम बनारस के ही दृष्टिकोण से चर्चा करें तो 14 में बनारस के लिए जो सबसे बड़ा निर्णय हुआ, हम ये रिंग रोड भी छोड़ देते हैं, ट्रेड फेयर सेंटर भी छोड़ देते हैं, जल वाहन भी छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। लेकिन बनारस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, आप सब बनारस वासी और सेवापुरी वासी DLW, जिसे डीजल रेल इंजन लोकोमोटिव जानते हैं, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें लाखों लोग नौकरी करते हैं। और उस डीजल इंजन कारखाने पर बनारस के लगभग 10 से 15 लाख लोग आश्रित हैं। चाहे वो चाय की दुकान चलाते हों, चाहे राशन की दुकान चलाते हों, चाहे सब्जी बेचते हों, चाहे मिठाई बेचते हों, चाहे कपड़ा बेचते हों, वहां पर काम करने वाले उपभोक्ता के रूप में आपके सामानों को खरीदते हैं। आपको पता है कि सरकार की योजना रही है कि डीजल इंजन को धीरे धीरे समाप्त किया जाए और उसकी जगह इलेक्ट्रिक इंजन चलाया जाए, और इलेक्ट्रिक इंजन DLW में नहीं बनता था। आप कल्पना करिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो क्या DLW में इलेक्ट्रिक इंजन बनना संभव होता? और अगर इलेक्ट्रिक इंजन नहीं बनता तो आज DLW चल रहा होता, और अगर यह DLW चल नहीं रहा होता तो इसमें जो लाखों लोग रोजगार पाते हैं उनका क्या होता, और इनके पर जो आश्रित हैं उन लोगों का क्या होता? आप इसका सहज अनुमान लगा सकते हैं। और बनारस धार्मिक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी विश्व की है। उस विश्व की सांस्कृतिक राजधानी में बाबा विश्वनाथ विराजते हैं। वहां पर आप पहले जाते थे, क्या था? और आज मोदी जी और योगी जी की सरकार ने बाबा विश्वनाथ धाम का कायाकल्प कर दिया, जो हमारे आपके लिए गौरव की बात है। इसीलिए मित्रों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब मैं 15 नवंबर के बाद इस ग्राम संसद कार्यक्रम में आपके गांव में आऊं, आपसे संपर्क करूंगा, आपसे व्यक्तिगत रूप से मेल मुलाकात करूंगा, और ये सब बातें करने के लिए इस दिवाली से शुभ कोई अवसर नहीं था। आपको पता होगा कि दिवाली किस लिए मनाई जाती है। जब भगवान राम लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए थे तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने यह दीपावली मनाई थी। और इसीलिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इसी दिन मैं आप सबसे जब फेसबुक लाइव के माध्यम से सीधा संवाद कर रहा हूं तो आपसे मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपके बीच में आऊंगा और एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते आपके बीच में अपनी बात रखूंगा, अपनी पार्टी की विचारधारा रखूंगा, और 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए आपका सहयोग और समर्थन चाहूंगा। मित्रों, मैं 2012 और 2017 के चुनाव में भी अपनी दावेदारी किया हुआ था। कुछ ऐसे कारण रहे कि नहीं मिल पाए, लेकिन 17 में जब मैंने दावेदारी की थी तो वो दावेदारी कोई हल्की नहीं थी, मजबूत थी। लेकिन जब पार्टी ने प्रदेश के विकास के लिए, राष्ट्र के चतुर्दिक विकास के लिए आपस में अपना दल के साथ मिल के समझौता किया और यह सीट अपना दल के खाते में गई, तो मैं सिंगल भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वाला प्रत्याशी था, जो तत्क्षण और उसी दिन उसी समय
मैंने अपना दल को अपना समर्थन दिया और अपना दल के कार्यकर्ता के साथ, अपना दल के उस समय प्रत्याशी रहे भाई नील रतन पटेल नीलू जी, जो हमारे आज के विधायक भी हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चला और जो अपने से संभव हो सका उसका मैंने वो योगदान किया। नीलू जी ने हमसे निवेदन किया था उस चुनाव में कि मनोज सिन्हा जी जो रेल राज्य मंत्री थे, उनका दौरा इस विधानसभा में लगे, इसलिए कि इस विधानसभा में पटेल बिरादरी के बाद सबसे ज़्यादा मनोज सिन्हा जी जिस जाति से आते हैं उस जाति की बहुलता है, लगभग 55,000 के आसपास इस विधानसभा में उनकी जाति के लोग हैं। तो उन्होंने हमसे कहा था, तो मैंने मनोज जी से बात की थी और मनोज जी ने अपने एक दिन के कार्यक्रम इस विधानसभा में दिए थे, जिसमें भोरकला और मरुए 2 जगह उनकी जनसभा हम लोगों ने कराई थी और मिलजुल के पूरा हम लोगों ने चुनाव जीता। और उसी कड़ी में मनोज जी जब रेल राज्य मंत्री बने तो ये मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य रहा कि उनका 91 से मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। और वो कहावत है ना, एक भजन है, भजन की 2 लाइन आप जानते होंगे, बहुत पॉपुलर भजन है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो कुछ उसी तरह का मोदी जी के आशीर्वाद से 14 के बाद जब मनोज सिन्हा जी मंत्री बने तो उनसे हम लोगों ने सेवापुरी के विकास के लिए कुछ योजनाओं पर, जो रेलवे से संबंधित योजनाएं थी, उस पर बात किए और उन्होंने मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है और उनको मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आदरणीय मनोज सिन्हा जी को सादर धन्यवाद भी देता हूं और उनका आभार भी प्रकट करता हूं कि हमने सेवापुरी में जिस भी रेलवे की योजना के लिए उनसे बात की, उन्होंने कभी मना नहीं किया। और मैंने जब पहली बार हम उनसे मिले थे तो हमने उनसे निवेदन किया था कि हमारे यहाँ विधानसभा में 6 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं और एक हाल्ट पड़ता है। तो उन्होंने पूछा था कौन कौन स्टेशन है, तो मैंने उनको बताया था कि चौखंडी रेलवे स्टेशन, सेवापुरी रेलवे स्टेशन और कपसेठी रेलवे स्टेशन जो उत्तर रेलवे के अधीन आता है, और राजा तालाब रेलवे स्टेशन, बहेड़वा हाल्ट, निगतपुर रेलवे स्टेशन और कछवा रोड रेलवे स्टेशन, ये पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन आता है। और उसी समय हमने जो प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव के आधार पर रेल मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को पारित किया। यह सब मोदी जी की कृपा है कि उस कृपा ने ऐसा काम किया, उनके क्षेत्र का वासी होने के नाते हम सबको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे यहाँ इन सारे स्टेशनों पे लाइट की अच्छी व्यवस्था हो गई, हाई मास्ट लगा दिए गए, प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ा दी गई, नई बिल्डिंग बना दिए गए, जनरेटर नए लगा दिए गए, फुट ओवर ब्रिज बना दिया गया। और जब वो उनको संचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला तो एक भारत नेट योजना मनोज सिन्हा जी ने प्रारंभ की थी मोदी जी के आशीर्वाद से। उसका वाराणसी जिले का कहां से शुरुआत हो तो उसमें 2 ब्लॉक शामिल हुए थे, सेवापुरी और आराजी लाइन प्रथम चरण में। और उसका शुभारंभ हमने सेवापुरी ब्लॉक मुख्यालय से आदरणीय मनोज सिन्हा जी के उपस्थिति में हुआ था। और उसी समय सेवापुरी के पूरे गांव में, सेवापुरी और आराजी लाइन ब्लॉक मतलब पूरा सेवापुरी विधानसभा का एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में मनोज सिन्हा जी के द्वारा शुरू किए गए संचार मंत्री के रूप में कार्य के चलते ऑप्टिकल फाइबर न बिछा हो, जो इस क्षेत्र के गांव में निवास करने वाले बच्चों को प्रतियोगी स्पर्धी बनने में मदद करता है। इंटरनेट की अच्छी सुविधा है और उस समय गांव में 8-8 जगह पे हॉट स्पॉट लगाए गए थे, जिसमें से कुछ प्रारंभ हुए हैं और कुछ अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। उसे भी प्रारंभ कराने का प्रयास किया जाएगा। और उसी समय, उसी दिन जिस दिन सेवापुरी में यह विकास हुआ, उस दिन जखनी में मनोज जी का कार्यक्रम था और जखनी वासियों से हमने पहले ही कहा था कि मेरी बात हुई है, भगवान चाहेंगे तो सेवापुरी के लिए कुछ अच्छा ही होने वाला है। और मुझे खुशी है कि उस दिन जखनी के उस कार्यक्रम में जो जनसंघ के कार्यकर्ता रहे, कुंवर बाबू के और रतन बाबू के दरवाजे पर आयोजित थी,
जिनके सुपुत्र के रूप में सर्वेश्वर नारायण सिंह जी नमामि गंगे में आज काम करते हैं, उनके दरवाजे पर मनोज सिन्हा जी ने घोषणा की थी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, या ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 2 जगह पेरिसेबल कार्गो बने हैं, एक गाजीपुर में और एक हमारे सेवापुरी विधानसभा के राजा तालाब में, जिसे क्षेत्रवासियों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समर्पित किया। इससे किसानों का फायदा हो, उनका कार्यक्रम राजा तालाब में लगा हुआ था। जो भी हो सकता है विकास के दृष्टिकोण से, जो अपने संपर्क हैं 91 से काम करते हुए, जो हमने पूज्य दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी से संगठन का काम करते हुए सीखा है, यह मेरा सौभाग्य रहा है कि देश के उन सभी सर्वोच्च नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त रहा है, चाहे वो पूज्य अटल जी रहे हों जो अपने आवास पे हमें खूब मिठाई खिलाया करते थे, चाहे पूज्य जोशी जी रहे हो जिनका आज भी आशीर्वाद पुत्रवत उसी तरह से प्राप्त होता रहता है, चाहे पार्टी के अन्य बड़े नेता रहे हों, चाहे उत्तर प्रदेश में जो भी नेता रहे हैं, उन सब का सहयोग आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा है। और उसी ने मुझे सामर्थ्य दिया कि मैं सेवापुरी के विकास में अपना भी योगदान दे सकूं। और इसीलिए जब भी मैं किसी नेता या मंत्री से मिलता हूं तो सेवापुरी के विकास के लिए मैं बातचीत करता रहता हूं। और आप सबको इस फेसबुक के लाइव के माध्यम से बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि रेल मंत्रालय ने राजा तालाब से लेकर चुनार तक एक नई रेल लाइन बनाने के लिए अपने रेल बजट में उसका प्रावधान किया हुआ है। वो रेल लाइन जल्द से जल्द बन जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसलिए कि जिस दिन नज़र मोदी जी की उधर घूमी, रेल मंत्रालय अपने आप उस काम को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देगा। और इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, आदरणीय सुनील जी ओझा जी से समय लेके जल्द मिलने का प्रयास करूंगा। और उसी निमित्त कई ऐसे काम हुए हैं जो आपके बीच में बताना चाहता हूं। जिस गांव का मैं निवासी हूं, भीषमपुर से लेके लालपुर तक 2 लेन सड़क केंद्रीय सड़क निधि से बनवाई गई। कालिका धाम से लेके भाऊपुर तक 2 लेन सड़क केंद्रीय सड़क निधि से बनवाई गई। राजा तालाब से लेकर जखनी तक जो सबसे खराब सड़क मानी जाती थी, जिसके लिए हमारे अराजी लाइन विकास खंड के सभी भाई और बहन हमेशा दुखी रहते थे, हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते थे, उनके भी इच्छा का पालन किया गया और उस सड़क को भी 2 लेन बनवाया गया, जो खैरा और अदलपुर से भी जोड़ा गया। उसी निमित्त कपसेठी में जो सेवापुरी विधानसभा का कपसेठी रेलवे फाटक है, उस रेलवे फाटक पे घंटों घंटों जाम लग जाते थे, जिससे आवागमन में कठिनाई होती थी। उस पर भी ओवरब्रिज का स्वीकृति कराया गया, उसको पास कराया गया। मुझे उम्मीद है कि किन्हीं कारणवश उसका शिलान्यास तो नहीं हो पाया, लेकिन उद्घाटन बहुत जल्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो जाएगा, ऐसा एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मेरा विश्वास है। और भी कई काम कराए गए। हमारे यहाँ के लाखों लोग मुंबई में रहते हैं, वो आते जाते हैं, उनको रिजर्वेशन के लिए दिक्कत होती है। वो कोलकाता रहते हैं, वो रोज लखनऊ आते जाते हैं अपने क्षेत्र के लोग, उनको आने जाने में परेशानी होती थी। इसलिए जब हमारे निवास पे ग्राम अभियान के तहत मनोज जी आए हुए थे, पार्टी ने उनका कार्यक्रम मेरे यहाँ तय किया हुआ था। उसमें हमने उनसे निवेदन किया था अपने विधानसभा के हजारों लोगों की उपस्थिति में कि हमारे यहाँ से नियमित रूप से लोग लखनऊ और प्रयागराज जाते हैं, यहाँ के लिए ट्रेन नहीं है। और उसी समय उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर ये दोनों चीज़ें कर दी जाएंगी। और मैं जब आपसे आज ये बात कर रहा हूँ तो ये विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि उस 1 महीने के 1 दिन पहले मनोज सिन्हा जी ने एक नई ट्रेन बनारस से प्रयागराज तक चलवाई DMO, और लखनऊ जाने वाली, बनारस से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी का ठहराव मेरे रेलवे स्टेशन सेवापुरी पर करवाया। हम आप इस लाइव फेसबुक के माध्यम से उनको आभार प्रकट करते हैं। और इसी तरह से कछवा रोड पर जब मनोज जी
कछवा बाजार में जा रहे थे, उस समय भी जब हम लोगों ने उनका वहाँ पर स्वागत किया था, उसके बाद जो उनसे पूर्व में बातचीत हुई थी, उसके आधार पर कछवा रोड में भी विभूति एक्सप्रेस और आज का बनारस, पहले का मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन, वहाँ से चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन का ठहराव कराया गया था जो नई दिल्ली को जाती है, और विभूति एक्सप्रेस जो कोलकाता को जाती है। और इसके साथ जो सबसे बड़ा विकास का एक और काम हुआ, जिससे लाखों लोगों को बनारस जाना पड़ता था अपना आरक्षण कराने के लिए, जो इंटरनेट नहीं जानते हैं या इंटरनेट पर प्रति टिकट जो एजेंटों द्वारा 50 रुपये लिया जाता है उससे बचना चाहते हैं, तो उन लोगों की एक मांग थी कि रिजर्वेशन सेंटर भी राजा तालाब में खुल जाता तो अच्छा रहता। उसके बारे में भी हमने बातचीत किया और वहाँ पर रिजर्वेशन सेंटर खुलवाया, और उसका पहला टिकट मैंने खुद वहाँ से लिया, जिसे मैंने ट्वीट किया और उसे तत्कालीन संचार मंत्री और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी ने भी रीट्वीट किया था। तो ये कई चीज़ें ऐसी रही हैं जो मैं ये करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मेरा दिवाली के इस अवसर पर आप सभी विधानसभा वासियों से निवेदन है कि जब मैं अपना ये ग्राम संसद का कार्यक्रम शुरू करूं, उसमें आपका सहयोग और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। आपके बीच में यह बात कहते हुए मैं गौरवान्वित हूं कि मुझे लगभग 31 वर्ष आज भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए हो गए। इस 31 वर्ष में हमने अपना बहुत पार्टी के लिए ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक काम किया है, और उसके बदले में पार्टी ने मुझे जो मान और सम्मान दिया है, इसका मैं सभी पार्टी का, इसके लिए तो मैं आभारी ही हूँ। और इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं जो आपके साथ मैं इस फेसबुक लाइव में शेयर करना चाहता हूँ, और वो बात है अपनी भूमिका की, कि पार्टी में अपनी भूमिका क्या है। तो आज दिवाली का अवसर है और हमको आपको सबको पता है कि जब भगवान राम लंका पे चढ़ाई के लिए अपना राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो उस राम सेतु के निर्माण में हनुमान जी, नल, नील सब लोग श्री राम लिखा हुआ पत्थर डाल रहे थे। तो एक गिलहरी भी थी, वो गिलहरी उसमें बालू के कण अपने मुख में ले जाके रहे, दोनों पत्थर के बीच में डाल रही थी। तो उस गिलहरी से लोगों ने पूछा था कि भाई ये तुम क्या कर रही है? तो उसने कहा कि मैं भी अपना इस राम सेतु में भगवान राम के लिए एक छोटा सा योगदान करना चाहती हूँ, इसलिए कि जब इस राम सेतु का इतिहास लिखा जाएगा तो उस राम सेतु के इतिहास में नल, नील और सभी हनुमान जी सहित सभी बानर सेना के साथ साथ मेरा भी नाम इस पुल बनाने वालों के इतिहास में लिखा जाएगा। कुछ वही भूमिका भारतीय जनता पार्टी में मैं अपने लिए देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने जो मान और सम्मान दिया है, उसी और मान और सम्मान की बदौलत समाज के लोगों ने भी मान्यता प्रदान की है। और इसीलिए किसी जातिवाद के पचड़े में न पड़ते हुए, क्षेत्रवाद के पचड़े में न पड़ते हुए, गांव की स्थानीय राजनीति में भी न पड़ते हुए, हमेशा पार्टी की रीतियों और नीतियों जो हमारी पंचनिष्ठाएं हैं उस पर चलने का मैंने पूरा प्रयास किया है। मेरे मन में भी इच्छा है, एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता की इच्छा होती है, और सब कार्यकर्ताओं की यह इच्छा होनी चाहिए कि एक बार जनता के बीच में भी वो अपनी दावेदारी करे। हमने भी पार्टी के सम्मुख अपना निवेदन किया है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मैं ईमानदारी पूर्वक करूंगा। यही मेरी एक आप सबसे फेसबुक लाइव के माध्यम से यह बात करने का मैंने सोचा कि इस शुभ दिन पर बात किया जाए। और इस पे 2 और उदाहरण देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। रामचरितमानस का हर घर में पाठ होता है
और उस रामचरितमानस की एक लाइन जो है, जिसे मैं अपने जीवन में उकेरने का प्रयास करता हूँ, उस पर चलने का प्रयास करता हूँ, वो एक लाइन मुझे बहुत प्रभावित करती है कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो मर्यादा के मार्ग पर चलते हैं, जो सदमार्ग पर चलते हैं, उनके राह में रुकावटें बहुत आती हैं। लेकिन ये बात भी सत्य है कि कल भी रावण हारा था, आज भी रावण हारेगा और आगे भी रावण हारेगा। इसलिए कि असत्य के मार्ग पर चलने वाला, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला, दूसरे के बीच में वैमनस्यता पैदा करने वाला, किसी पे बुरी नज़र डालने वालों को राम रूपी शक्तियाँ हमेशा पराजित ही करती रहेंगी और ये पराजित ही होंगे। एक दूसरा जो मैं एक लाइन को बहुत मानता हूँ, वो हनुमान चालीसा में है कि आपन तेज समारोह आपे। ये हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने रचना की है, लेकिन अगर आप इसे अपने जीवन में भी देखें तो ये बात अक्षरशः सत्य है। और मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को यह चीज़ें अपने आप जीवन में करना चाहिए कि आप क्या हैं, आप क्या रहेंगे और समाज आपको कैसी स्वीकृति प्रदान करता है, ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। अगर आप अपने हिसाब से समाज को घुमाना चाहेंगे तो आप नहीं घुमा सकते हैं। समाज को अपनी नीतियों से प्रभावित करते हुए समाज का आशीर्वाद लेने का काम अगर आप करेंगे तो जरूर सफल होंगे। और वो सफलता तभी मिलेगी जब आप धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो के सद्गुणी मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। एक काम जिसकी चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी, अब उसमें जाके कामयाबी मिली है। चूँकि वो हम लोगों का बहुत बड़ा काम था, लेकिन मैं आदरणीय मोदी जी की कृपा से और नितिन गडकरी जी के सहयोग से वो काम भी पूर्ण हो गया। लेकिन वो कहावत है कि दीपक को तिनके का सहारा मिल गया। तो अगर श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी का सहयोग और आशीर्वाद नहीं मिलता तो शायद वो काम भी अधूरा होता। वो काम था बनारस से लेकर भदोही होते हुए मछली शहर तक बनने वाली 4 लेन का। हम सब उसको चाहते थे बने, लेकिन हम इस फेसबुक लाइव के माध्यम से सार्वजनिक रूप से आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी का, जो अभी वर्तमान में बलिया के सांसद हैं, कि उन्होंने हमारी इस सड़क को अपने लेटर पैड पर लिखा। उसके लिए नितिन गडकरी जी के यहाँ गए, इस स्टेट हाईवे को उन्होंने नेशनल हाईवे में परिवर्तित कराया और नेशनल हाईवे में परिवर्तित कराने के बाद उसकी जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी हुई और हमारी सड़क अब 4 लेन बनने के अंतिम चरण में है। इसका DPR बन गया है। किसी भी दिन इसकी वित्तीय स्वीकृति होने के बाद इसके टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जो रिंग रोड से लेकर मछली शहर तक बनेगा। तो मेरे फेसबुक लाइव में बिना उनको बधाई दिए हुए ये फेसबुक लाइव से हम आपसे अनुमति नहीं ले सकते थे। तो मैं एक बार पुनः इस पुनीत काम को कराने के लिए, जो हमारे क्षेत्र के विकास की एक नई राह खोलेगा, हमारी विकास क्षेत्र का चतुर्दिक विकास होगा, ऐसा एक निवेदन करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी विधानसभा वासियों को कि हमारे द्वारा शुरू किए जा रहे इस अभियान में, जैसा आपने पूर्व में मुझे सहयोग, आशीर्वाद और अपना स्नेह प्रदान किया है, कार्यकर्ताओं ने जो स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किया है, और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि राजनैतिक जीवन में काम करने के बाद भी जहाँ दल की सीमा होती है, उस दल की सीमा से जाने के बाद भी बाहर के दल के लोगों ने भी मुझे भाई जैसा प्यार दिया है और हमेशा हम और अच्छा कैसे कर सके उसमें अपना सुझाव दिया है। एक बार पुनः आप सभी सेवापुरी विधानसभा वासियों के प्रति आप सबके श्री चरणों में पाए लागू सेवापुरी कहते हुए नतमस्तक होता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने एक भाई के रूप में, एक बेटा के रूप में
एक पुत्र के रूप में, एक मित्र के रूप में जो आशीर्वाद और स्नेह हमेशा प्रदान किया है वो आगे भी प्रदान करते रहेंगे। यही बात कहते हुए इस दीपावली पर जिस तरह से अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, देवताओं ने भी ये तय किया था कि जनता ने राजा के उसमें स्वागत में दीपोत्सव दीपावली कार्यक्रम मना लिया। हम कब मनाएंगे? तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उसी काशी के वासी हैं जहां देवताओं ने दीपावली के 15 दिन बाद पड़ने वाले पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई थी, देवताओं की दीपावली मनाई थी। तो उसका भी आयोजन होने वाला है। आज के इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए आप सबको बधाई देता हूं और आने वाले इस देव दीपावली की भी आप सबको बधाई देता हूं कि भगवान गणेश, काशी विश्वनाथ, माता वैष्णो भवानी आप सबके परिवार के सुख समृद्धि में अपना योगदान प्रदान करें और आप सब मित्र बंधु धन धान्य से परिपूर्ण हो, सदमार्ग पर चलते हुए अपना, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का और अपने समाज का नाम रोशन करें। यही बात कहते हुए मैं इस फेसबुक लाइव पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।